इंडिया और इंग्लैंड की विमेंस टीमों के बीच चल रही 3 टी20 मैचेस की सीरीज जिसका एक मुकाबला ऑलरेडी खेला जा चुका है, जिसको इंडियन टीम ने वहां पर इंग्लैंड की टीम को हरा करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और जो आज का ये जो सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के मैदान पर 30 मई को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम की अगर हम बात करें तो दोपहर को 2:30 पर यानी कि 2:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो वहां पर उस टाइम पर अगर कुल मिलाकर के देखें जो पिछले कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं उसमें से चूंकि 2:30 बजे का मैच है तो एक दिन का ही टी20 मैच खेला जाएगा। तो इन 7 मुकाबलों में अगर दिन के मैचेस की केवल अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो मुकाबला है 19 मई का, ये 4 जून का मैच मुकाबला, ये जो 15 जून का मुकाबला रहा है, ये 3 मैचेस अगर आप देखेंगे और ये 9 जून का भी मुकाबला अगर आप उसमें मिला लें तो ये तो डे मैचेस हुए हैं जो कि वही 2 से 2:30 बजे के बीच में वहां पर पिछले 7 मुकाबलों में खेले गए हैं या स्टार्ट हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जो ये 15 सितंबर का मैच है और उसके अलावा यहाँ पर एक और मैच देखेंगे तो 29 जून का और ये 1 जुलाई का मुकाबला जो कि इंडिया और इंग्लैंड के ही बीच में 2025 में हुआ था। ये 3 मुकाबले रात के खेले गए थे। तो इन 3 मुकाबलों को यहाँ पर हम रिजल्ट्स वहां पर निकाल भी सकते हैं, चूंकि दिन के मैचेस में और रात के मुकाबलों में काफी अंतर होता है इंग्लैंड के अंदर जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। चूंकि ये जो दिन के मुकाबले खेले गए हैं उसमें यहाँ पर भी देखेंगे तो 137 का स्कोर डिफेंड हो गया था, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो 182 का स्कोर डिफेंड हुआ था और यहाँ पर 135 का स्कोर हालांकि चेंज हो गया था। और एक और दिन का मुकाबला में जाकर के देखें तो 132 का स्कोर डिफेंड हो चुका है। यानी कि जनरली जब 2 या 2:30 बजे के मुकाबले इंग्लैंड के इन मैदानों पर खेले जाते हैं तो चूंकि दिन के दौरान यहाँ पर धूप भी पड़ी होती है पिच के ऊपर, तो पहली इनिंग में तो तेज गेंदबाजों के लिए या स्पिनर्स के लिए उतनी हेल्प होती नहीं, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जो पिच होती है वो थोड़ी सी स्लो होती चली जाती है और उसी वजह से सेकंड इनिंग में रन बना पाना खास करके दिन के मुकाबलों में उतना आसान इस मैदान पर होता नहीं। और इसी वजह से जो दिन के मैचेस की हमने बात करी, जो 4 मुकाबले पिछले खेले गए हैं उसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और बाकी जो रात के मुकाबले खेले गए हैं उसमें यहाँ पर 122 का स्कोर भी चेंज हो गया है और यहाँ पर 114 का स्कोर चेंज हुआ है, जबकि यहाँ पर 181 का स्कोर डिफेंड हुआ है, जो कि काफी हद तक साफ साफ अंतर दिखाता है दिन और रात के मुकाबलों में। रिजल्ट्स के मामले जो अंतर यहाँ पर निकल करके आते हैं उनको, और ओवरऑल इन 7 मुकाबलों में भी वैसे भी देखें तो 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है और इन 7 मैचेस में स्पिन को 39 विकेटें तो तेज गेंदबाजों को 34 विकेटें मिली है, लेकिन तेज गेंदबाजों को 34 में से 24 विकेटें पहली इनिंग में, जबकि स्पिनर्स को 39 में से 22 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर मिली हैं, जो वही उसी बात को दर्शाता है काफी हद तक जो आपको मैं समझा भी चुका हूं कि दिन के मैचेस में जनरली शुरुआत में तो कुछ खास करके यहाँ पर हेल्प तेज गेंदबाजों या स्पिनर्स के लिए होगी नहीं बाद में जाकर के, लेकिन सेकंड इनिंग में वहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे और गेंद बल्ले पर थोड़ा सा फंस करके आ सकती है। तो कोई भी टीम जो यहाँ पर टॉस जीतेगी मेरे हिसाब से वहां पर पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगी। तो जो देखना पड़ेगा हमको टॉस के बाद जो कंडीशंस होंगी उसको खास करके, और उसी के हिसाब से हमको काफी हद तक हमारी फाइनल टीम बनानी भी पड़ेगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये देखना कि जो पिच आज के इस मैच में मिलेगी वो कैसी है और साथ ही साथ उस टाइम पर वेदर कैसा है। चूंकि इंग्लैंड के अंदर फिलहाल अगर हम बात करें खास करके ब्रिस्टल के इस मैदान पर अभी तो जो फोरकास्ट है वेदर का उसमें कोई भी बारिश की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर वहां पर चूंकि इंग्लैंड के अंदर मौसम काफी तेजी से बदलता है और कंडीशंस वहां पर क्लाउडी हुई या बारिश की संभावनाएं बनी तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा। चूंकि ऐसी कंडीशन में चाहे दिन की वजह से हो चाहे रात के मुकाबले हो, कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करता है यहाँ पर प्रेफर करेगी और वही टीम फेवरेट भी रहेगी। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, बारिश की कोई चांसेस बनते दिखाई नहीं पड़ते और धूप निकली हुई दिखाई पड़ेगी तो पहले ही बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर काफी हद तक फेवरेट होगी। तो जो भी वेदर का अपडेट होगा टॉस के बाद और उसकी बेसिस पर जो हमको पिच देखने के बाद अपनी टीम हम बना पाएंगे वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर सब कुछ दे दूंगा और अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव जरूर रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर आपके सामने है इंग्लैंड की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था, जहां पर एलिस कैप्सियो, सोफिया डंकली ने ओपन किया था और एमी जोन्स जो कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत अच्छे पॉसिबिलिटीज है कि ये ऊपर आ जाए बैटिंग करने, जो कि ये आई भी और हमने पिछले वाले मैच में इनको अपनी टीम में रखा भी था और काफी जबरदस्त एक हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई थी। बाकी हेदर नाइट है, फ्रेया कैंप है, डैनी गिब्सन है और बाकी इनकी बॉलिंग जिसमें सोफिया क्लिस्टन है, चार्ली डीन कप्तान है, टिली कॉर्टिन कॉलबैन ने पिछले मैच में डेब्यू किया, बाकी इजी वांग और लॉरेन बेल भी खेलती हुई दिखाई पड़ी थी और उसके अलावा इनका जो बेंच है जो बाकी 4 प्लेयर उनके भी नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई थी कुल मिलाकर के 6 बॉलर्स की तरफ से वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे लॉरेन बेल ने पहला, तीसरा, 13वां और 20वां ओवर किया था, जबकि इजी वांग ने दूसरा, 10वां और 17वां ओवर यहाँ पर बॉलिंग किया था। और उसी तरह से जो बाकी बॉलर्स है जिसमें से ज्यादातर स्पिनर्स है, केवल डैनी गिब्सन एक मीडियम पेसर है और उन लोगों ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको बताएगा कि कौन सी बॉलर किस फेज में आकर के पावर प्ले में या मिडिल ओवर में या डेथ ओवर में बॉलिंग करती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा।
जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें टी20 क्रिकेट के अंदर इन इंग्लिश प्लेयर्स का, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। लेकिन फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश टीम का रीसेंट फॉर्म और उनके बैटर्स या बॉलर्स जिस तरीके के फॉर्म में पिछले कुछ 7-8 मैचेस में रहे हैं, उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसका कैसा फॉर्म चल रहा है फिलहाल, और उसकी बेसिस पर कौन सी बेस्ट ऑप्शन होंगी जो कि हमारे टीम में सीधे आ सकती हैं। जिसमें से पिछले मैच का भी स्कोर कार्ड इंक्लूड है, जिसमें सोफिया डंकली पिछले मैच में तो केवल 16 रन बना करके आउट हो गई, जबकि एलिस कैप्सी ने 6 रन बनाए। और ध्यान रखिएगा बॉलिंग करते हुए एलिस कैप्सी दिखाई पड़ी नहीं थी, और एमी जोन्स ने जैसा मैंने आपको बताया 67 रन की शानदार पारी खेली, जबकि हेदर नाइट ने केवल 21 रन बनाए। और वहीं पर बात करें फ्रेया कैम्प के, डैनी गिब्सन के, तो ये भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। और ना सिर्फ पिछले मैच में ये दोनों काफी साधारण खेली, बल्कि उसके पहले का भी इन लोगों का फॉर्म अगर आप देखें तो कुछ खास अच्छा रहा है नहीं। और इवन जो टॉप ऑर्डर की सोफिया डंकली और एलिस कैप्सी भी हैं, इन दोनों का भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इनसे तो काफी हद तक बेटर रहा है अगर आप कंपेयर करें हेदर नाइट से और फ्रेया कैम्प से, लेकिन फिर भी उतनी कंसिस्टेंट रही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको टॉप ऑर्डर पर एमी जोन्स खेलते हुए दिखाई पड़े, इनको तो अपनी टीम से आपको मिस करना है नहीं, जिनका फॉर्म उतना बेहतर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इस सीरीज के पहले। लेकिन उसका रीजन भी है क्योंकि ये बैटिंग करने बहुत नीचे आते हैं, लेकिन जैसे ही पिछले मैच में आई तो एक हाफ सेंचुरी लगा करके गई। तो मेरे हिसाब से आज के इस मैच में ये जो टॉप ऑर्डर की कुल मिलाकर के 6 बैटर्स हैं, उसमें से एमी जोन्स तो बेस्ट ऑप्शन होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क ले पाए तो एलिस कैप्सी को भी अपने टीम में लेकर के जा सकते हैं। वरना इनकी जगह पर अगर आप कोई दूसरा सेफ ऑप्शन पिक करना चाहें तो वो सेफ ऑप्शन यहाँ पर हेदर नाइट हो सकती हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक को अपने टीम में आप लेके जा सकते हैं एमी जोन्स के साथ। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर सोफिया क्लिस्टन, जिनको विकेट पिछले मैच में जरूर नहीं मिला, और इवन इसके पहले का भी रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखें तो ज़्यादा विकेटें इनको रिसेंट टाइम में मिली है नहीं। लेकिन जिस लेवल की ये बॉलर हैं इंग्लैंड की टीम के अंदर, इनको आप मिस आउट अपने टीम से कर नहीं सकते। और प्लस इनके साथ एक एडवांटेज भी है, ये देखते हो कि ऊपर से बैटिंग जो है वो उतने बेहतर फॉर्म में है नहीं, ज़्यादातर प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म ही है, तो बैटिंग इनके आने के चांसेस पूरे होंगे। तो वहां पर भी पिछले मैच में आपने देखा 13 रन की पारी इन्होंने खेली, और एक्चुअली काफी कैपेबल बैटर हैं। तो आप इनको निश्चित तौर पर अपनी टीम में लेकर जरूर जाइए। दोनों तरह से आपको ये चाहे बॉलिंग से चाहे बैटिंग से बात करें, कहीं ना कहीं से पॉइंट्स जरूर आपको दे देंगी। और वही सेम चीज अप्लाई होता है चार्ली डीन को लेकर के भी। हालांकि इन्होंने एक विकेट पिछले मैच में लिया भी और काफी बेहतर फॉर्म में इसके पहले रही भी हैं। और उसके बाद आती हैं इजी वोंग और लॉरेन बेल, जिसमें से लॉरेन बेल ज्यादा बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेंगी, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो। लेकिन उसके अलावा जो दो और ऑप्शन है यहाँ पर इजी वोंग, इनको आप ट्रम्प प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो। और वहीं पर टेली कोर्टिन कोलमैन खेलते हैं तो इनको भी ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप रोटेट करके लेके जा सकते हैं टीम में, खास करके अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो तो इस पूरी प्लेइंग 11 में जो पिछले मुकाबले में खेली थी, उसमें से सोफिया क्लिस्टन, चार्ली डीन और लॉरेन बेल के तौर पर यहाँ पर 3 बॉलर और एकमात्र बैटर एमी जोन्स के तौर पर ये 4 सबसे सेफ ऑप्शन हैं, जिनको बिना किसी दिक्कत के अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। बाकी कितना आप रिस्क ले सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप हेदर नाइट को या एलिस कैप्सी को अपने टीम में यहाँ पर पिक कर सकते हैं। और उसके अलावा कंडीशनली यहाँ पर इजी वोंग को और टेली कोर्टिन कोलमैन को अपनी टीम में जब आप मल्टीपल टीमें बनाते हैं तो रोटेट करके लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ बेंच पर सभी जो बाकी 4 ऑप्शन हैं उनका भी रिसेंट फॉर्म आप जरूर देख करके रखिए, जिसमें निश्चित तौर पर लिंडसे स्मिथ का फॉर्म आपको काफी बेहतर दिखाई पड़ेगा। और अगर ये खेलती हैं टेली कोर्टिन कोलमैन की जहां पर, अब तो ये निश्चित तौर पर एक बेहतर ऑप्शन होंगी। लेकिन कब, वही आपको ध्यान में रखना है सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। स्पिनर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में डोमिनेट करेंगे, पहली इनिंग की बॉलिंग में पेसर्स के लिए ज्यादा बेहतर चांसेस जहां पर बनेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इन्हीं इंग्लिश प्लेयर्स का हेड टू हेड का डेटा अगर आप देखें इंडियन वुमेन्स टीम के खिलाफ, तो वो भी आपके सामने, जहां पर सोफिया डंकली का बैटिंग एवरेज 123 का है, लेकिन एलिस कैप्सी और एमी जोन्स के आंकड़े उतने ओवरऑल बेहतर दिखाई नहीं पड़ेंगे। और एमी जोन्स का रीजन है जो कि वो बैटिंग हमेशा से नीचे ही करती रही हैं, तो एमी जोन्स को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर में से जो आपको हेदर नाइट का और एलिस कैप्सी का ऑप्शन आपको मैंने सजेस्ट किया था पीछे, इन दोनों के अलावा भी कोई और ऑप्शन अगर आप ट्राई करना चाहे तो सोफिया डंकली नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बेटर या सेफ दिखाई पड़ेंगे एलिस कैप्सी के मुकाबले, तो वो भी एक ऑप्शन है जिनको डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी डैनी गिब्सन के भी 3 मैच में 3 विकेटें हैं, 51 रन है। सोफिया क्लिस्टन के 21 मैच में 25 विकेटें हैं, चार्ली डीन के 7 मैच में 8 विकेटें हैं। इजी वोंग कुछ ओवरऑल ज्यादा बेहतर कर नहीं पाई है इंडिया के खिलाफ। लॉरेन बेल के 10 मैच में 11 विकेटें हैं और बाकी प्लेयर्स के भी नंबर्स आपके सामने हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू का भी डेटा देखें कि काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो सोफिया डंकली ने यहीं पर 4 मैच में 81 रन बनाए हैं, जबकि एलिस कैप्सी के 3 मैच में 44 रन है, 1 विकेट है। वहीं पर एमी जोन्स के 3 मैच में 54 रन है, जबकि यहाँ पर हेदर नाइट के नंबर्स काफी अच्छे हैं, 4 मैच 119 रन है, 39 का एवरेज है। तो काफी हद तक एमी जोन्स के साथ हेदर नाइट ही ज्यादा सेफर ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा चार्ली डीन हो गई, सोफिया क्लिस्टन हो गई, और इवन इजी वोंग के भी नंबर्स यहाँ पर 2 मैच में 2 विकेट है, लेकिन चार्ली डीन और सोफिया क्लिस्टन ज्यादा बेटर दिखाई पड़ती हैं। और इवन लॉरेन बेल की भी 2 मैच में 3 विकेटें हैं। और बेंच पर से अगर खेलते हैं तो
लॉरेन फाइलर के भी 2 मैच में 4 विकेटें हैं और 2 मैच में 2 विकेटें यहाँ पर लिंडसे स्मिथ के भी हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्लेयर बैटल का भी डेटा देखें कि ये जो इंग्लिश बैटर्स हैं वो किन इंडियन बॉलर्स के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ी है। तो उसमें से सोफिया डंकली की बात करें तो अभी पिछले मैच में क्रांति गौड़ ने इनको आउट किया, 8 गेंद पर 8 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। बाकी रेणुका सिंह पर भी 68 गेंद पर 68 रन बना करके 4 बार आउट हो चुकी हैं। इवन श्रेयंका पाटिल पर भी सस्ते में आउट हो चुकी हैं और दीप्ति शर्मा ने तो इनको काफी आसानी से हर बार आउट किया है, 60 गेंद पर 71 रन देकर के 6 बार। और राधा यादव पर भी 20 गेंद पर 20 रन बना करके एक बार आउट हुई है। जबकि वहीं पर डैनी वाइट की बात कर लें, अगर आज खेलती हैं तो इनके भी नंबर्स आप देख करके रखिए और इनको भी काफी हद तक अगर आप देखें तो ज्यादातर जो इंडियन बॉलर्स उसमें से राधा यादव को अगर आप छोड़ दें तो उनको छोड़ करके बाकी सभी बॉलर्स ने ठीक ठाक परेशान किया है। और वहीं पर एलिस कैप्सी जो कि ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर एक कमजोर ऑप्शन है भी। और इवन श्री चरनी की 6 गेंद पर 5 रन बना करके 3 बार ये आउट हो चुके हैं और श्री चरनी भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही हैं। और उसके अलावा चाहे क्रांति गौड़ हो या अरुंधति रेड्डी हो और इवन श्रेयंका पाटिल हो, उन पर भी ये कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। लेकिन क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा 2 ऐसी नाम हैं जिनको इन्होंने डोमिनेट किया है। और उसके बाद फ्रेया केम्प, हेदर नाइट और डैनियल गिब्सन के भी नंबर्स आप उसी प्लेयर बैटल के देख सकते हैं जो आपको मैंने पीछे समझाया। और उसमें लगभग वही सारी इंडियन स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगे और बॉलिंग में रेणुका सिंह कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर क्रांति गौड़ का नाम आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इस तरह से इंग्लैंड की टीम को प्रॉपर्ली समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरी टीम जो इंडियन टीम है अपनी और उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था, जिसमें आपको पता भी होगा कि हरमनप्रीत कौर पिछला मैच नहीं खेली थी और यास्तिका भाटिया खेल गई थी और काफी एक शानदार पारी इन्होंने खेली भी थी। और एक्चुअली यास्तिका भाटिया ने जेमामा रोड्रिग्स के साथ मिलकर के काफी हद तक बचा भी लिया था इंडियन बैटिंग को। बाकी बेंच के जो ऑप्शन हैं यहाँ पर 4 वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बॉलिंग पिछले मैच में इंडियन टीम की तरफ से 5 बॉलर्स ने करी थी, जिस ओवर में आकर के उसके नंबर्स भी यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। जबकि करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो तो वीडियो को रोक करके आप करियर के भी आंकड़े हर एक इंडियन प्लेयर्स के देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले रीसेंट फॉर्म की, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें पिछले मैच की परफॉर्मेंसेस तो स्मृति मंधाना और साथ ही साथ शेफाली वर्मा तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि यास्तिका भाटिया और जेमामा रोड्रिग्स ने ही एक्चुअली अपनी इंडियन टीम को काफी हद तक बैटिंग में शानदार पारियां खेल करके बचा भी लिया था और 180 के प्लस के स्कोर तक लेकर के गई भी थी। और उसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 22 रन बनाने के साथ साथ 1 विकेट लिया था। और बॉलिंग में क्रांति गौड़ और यहाँ पर नंदिनी शर्मा को आपने WPL में भी खेलते हुए देखा था पिछले सीजन में, काफी बढ़िया बॉलिंग वहां पर भी ये कर रही थी चेंज ऑफ पेस में। और श्री चरनी ने भी 1 विकेट लिया था। तो केवल पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पर दीप्ति शर्मा जैसी ऑलराउंडर और ये दोनों बैटर्स और ये तीनों बॉलर्स ने शानदार काम किया। बाकी खिलाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन उसके पहले का भी फॉर्म अगर आप देखते चलेंगे तो निश्चित तौर पर स्मृति मंधाना हमेशा एक शानदार ऑप्शन रहेंगी, जिनको ड्रॉप करना अपनी टीम से आपके लिए बहुत ही रिस्की होगा। और उनको आप लेके जा सकते हैं या तो नंदिनी शर्मा या तो क्रांति गौड़, दोनों में से किसी भी एक को ड्रॉप करके अपनी टीम में, या अगर आप 4 ही प्लेयर इंग्लिश टीम की तरफ से पिक करेंगे तो 7वां प्लेयर यहाँ पर आप इंडियन टीम की तरफ से स्मृति मंधाना को भी लेकर के जा सकते हैं। या इवन शेफाली वर्मा को भी जब आप रोटेट करेंगे और दूसरी मल्टीपल टीमें बनाएंगे और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें तो शेफाली वर्मा के आंकड़े ओवरऑल इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही खराब हैं। 19 में से 384 रन केवल 20 का एवरेज है। हालांकि स्मृति मंधाना के नंबर्स काफी बेहतर है। यास्तिका भाटिया ने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। बाकी जेमामा के नंबर्स काफी ठीक ठाक हैं। ऋचा घोष के ओवरऑल 14 मैच में 23 का बैटिंग एवरेज है। बॉलिंग में देखेंगे तो क्रांति गौड़ ने 2 मैच में 2 विकेट ले रखी। नंदिनी शर्मा ने पिछले मैच में 3 विकेट लिया। श्री चरनी के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई पड़ेंगे बेंच पर से। रेणुका सिंह के 8 मैच 13 विकेट है। लेकिन ये पहली इनिंग में ही डोमिनेट अभी तक कर पाई है इंग्लिश टीम को। लेकिन सेकंड इनिंग के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही पुअर हैं। 45वीं गेंद पर 1 विकेट इनको ऑन एन एवरेज मिला है। और इस मैदान पर खेलने के एक्सपीरियंस की बात कर लें तो काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के इस मैदान पर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ने 2-2 मुकाबले खेले, लेकिन दोनों फेल रही हैं उन दोनों मैचेस में। और उसके अलावा जेमामा ने यहीं पर एक मैच में 63 रन बना रखा है, जबकि ऋचा घोष के 2 मैच में 65 रन है और 65 का ही एवरेज है, चूंकि एक ही बार आउट हुई है। जबकि दीप्ति शर्मा के एक मैच में 24 रन भी है और 1 विकेट भी है। और वहीं पर श्री चरनी ने भी 2 विकेट एक मैच में ले रखा है। बाकी प्लेयर्स कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें और इंडियन बैटर्स की भी वीकनेसेस देखने जाएं तो स्मृति मंधाना वो नाम है जो कि पिछले मैच में लॉरेन बेल की गेंद पर आउट हुई थी। ओवरऑल हालांकि इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। इजी वांग पर भी काफी अच्छे हैं। लॉरेन फाइलर को भी ठीक ठाक खेल गई हैं। दिक्कतें इनको थोड़ी बहुत पेश करती हैं वो है सोफिया क्लस्टन। हालांकि उसके बावजूद अगर आप देखें ना तो 114 गेंद पर 189 रन बना करके 4 बार आउट हुई हैं। तो इंग्लिश बॉलर्स के सामने बहुत ज्यादा दिक्कतें इनको रही नहीं है रिसेंट टाइम में। हालांकि हमने देखा है कि ऑफ स्पिन पर काफी ये विकेटें देती हैं। तो चार्ली डिन अगर उधर से पावर प्ले में आती हैं तो उनके सामने एक दिक्कत इनको रहेगी। बाकी शेफाली वर्मा के आंकड़े देखेंगे तो किसी भी इंग्लिश बॉलर के सामने, जिसमें इजी वांग को अगर आप हटा दे तो उतने बेहतर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि जेमामा के नंबर अगर आप देखें तो चार्ली डिन पर 40 गेंद पर
47 रन बना करके 2 बार आउट हुई हैं। लिंडसे स्मिथ पर 2 बार सस्ते में आउट हुई हैं। सोफी क्लिस्टन पर 2 बार आउट जरूर हुई हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, और एलिस कैप्सी पर भी 1 बार 9 गेंद पर 6 रन बना करके आउट हो चुके हैं। जबकि वहीं पर हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा के भी आंकड़े अगर आप देखें तो वही कुछ कॉमन ऑप्शन है जो आपको बार-बार दिखाई पड़ेंगे। एक तो लॉरेन बेल, बेहतर नंबर्स की जिनकी है, जिनके नंबर्स अच्छे इंडियन बैटर्स के आगे, उनकी केवल बात कर रहा हूं, तो लॉरेन बेल तो आपको बार-बार दिखाई पड़ ही जाएंगी। साथ ही साथ लिंडसे स्मिथ भी कहीं-कहीं पर आपको दिखाई पड़ेंगे और अच्छे नंबर्स के साथ, और काफी हद तक चार्ली डीन तो एक अच्छी यूटिलिटी प्लेयर होंगी ही, लेकिन चूंकि इंडियन टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं ऊपर टॉप ऑर्डर पर, और साथ ही साथ और नीचे दीप्ति शर्मा भी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट हैंडर्स जो इंडियन टीम के अंदर 2-3 रहेंगी प्लेइंग 11 के अंदर, तो उसके हिसाब से चार्ली डीन हमेशा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे, और उनके अलावा सोफी क्लिस्टन और लॉरेन बेल, ये 2 बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रही हैं जो कि आपके टीम में सीधे आ पाएंगी। तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो एनालिसिस की बेसिस पर एक बात तो क्लियर है कि जो इंग्लैंड की टीम है, चूंकि नेटली सिल्वर ब्रंट अवेलेबल है नहीं, तो थोड़ी सी वो टीम पुअर दिखाई पड़ रही है, खास करके बैटिंग पर्सपेक्टिव से। तो इंडियन टीम का ही डोमिनेशन आज के इस मैच में भी दिखाई पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हमको देखना पड़ेगा कि टॉस के बाद किसको पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग करना पड़ रहा है, वेदर कैसा है और पिच कैसी देखने को मिल रही है। उसके बेसिस पर जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा टॉस के बाद, और वहीं पर अपनी टीम भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो फाइनल होगी। जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर करिए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक आपको पूरा जरूर देखना है, यहीं से क्लैरिटी आपको काफी हद तक मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।